निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। 7 अप्रैल को ये चुनाव शुरू हुआ था और अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। 12 मई को अब आखिरी दौर का मतदान होगा। लोकसभा की महज 41 सीटों के लिए वोटिंग बाकी है। संभावित नतीजों के बारे में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने भारी जीत का दावा किया है। मोदी का ये दावा है कि वो अब तक की सबसे मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर बातों से कोई संकेत मिलता है तो मोदी दोनों ही तरह के संकेत दे रहे हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि भारी बहुमत के बावजूद वो देश चलाने के लिए सबको साथ लेने की कोशिश करेंगे और नए साथियों के लिए दरवाजा खुला रहने का संकेत भी उन्होंने दे दिया है। मोदी का दावा कितना सच है? क्या राष्ट्रीय आम सहमति की सरकार इस देश की राजनीति में मुमकिन और व्यावहारिक है? आज इसी पर होगी निष्कर्ष में चर्चा और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, विभाकर, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, एडिटर रिसर्च एंड कंटेंट, जगदीश उपासने साहब का हमें इंतजार है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। वाराणसी से प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और लखनऊ से अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरविंद मोहन भी हमारे साथ कुछ ही देर में इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत स्वागत है। आइए देखें पहले आधे घंटे हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी का 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कितना सच साबित होने जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे कि क्या मजबूत सरकार होने के बावजूद भी सभी दलों के सहयोग की जरूरत होगी, क्योंकि मोदी ने ऐसे संकेत दिए हैं। तमाम चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल एक तरफ और नरेंद्र मोदी का दावा दूसरी तरफ। अब तक के सभी सर्वे और ओपिनियन पोल के नतीजे ये बताते हैं कि एनडीए साधारण बहुमत या उसके आसपास रहेगा, लेकिन मोदी दावा कर रहे हैं कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का लंबा सफर अपने आखिरी पड़ाव से महज चंद घंटे दूर है। तमाम दावों और सर्वे की सच्चाई आने में भी अब महज चंद रोज ही बचे हैं। सभी दल अपने अपने तरीके से अपनी स्थिति का बखान करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस चुनाव के केंद्र बिंदु बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे चुनाव में वो विरोधियों के निशाने पर रहे, तो वो अपने विरोधियों पर हमला बोलने में भी पीछे नहीं रहे। नरेंद्र मोदी भी अपना दावा पेश कर रहे हैं और उनका दावा है कि वो केंद्र में अब तक की सबसे ताकतवर सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हो रही है। राजीव गांधी के जाने के बाद ये सबसे अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट बनने वाली है। तो एक विषय पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है देश चलाने का। मैंने पहले ही कहा, हिंदुस्तान की किसी एक दल का एक एमपी भी चुन करके आएगा, एक इंडिपेंडेंट भी चुन करके आएगा, मेरे लिए वो 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है। मेरे लिए वो सम्माननीय इस देश का सांसद है। इन सबके साथ मेरा उत्तम से उत्तम व्यवहार रहेगा। अब तक के चुनावी महासमर में मोदी ने जो कुछ भी कहा उस पर प्रतिक्रियाएं आईं। मोदी के इस दावे को उनके विरोधी भले ही एक दिवास्वप्न कहें, लेकिन उनके स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के दावे का असर मार्केट पर जरूर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल दिखी। ट्रेड एनालिस्ट इसके पीछे मोदी फैक्टर का ही असर मान रहे हैं, क्योंकि उनकी दलीलें थीं कि स्थानीय या ग्लोबल लेवल पर कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में बाजार में उछाल मोदी फैक्टर की वजह से ही है। मोदी का असर महज बाजार पर ही नहीं दिख रहा है। राजनीति के जानकार भी मानकर चल रहे हैं कि चुनाव नतीजे मोदी या यूं कहें एनडीए के पक्ष में रह सकते हैं। हाँ, मोदी राजीव गांधी से ज्यादा मजबूत सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं, शायद ही उससे कोई सहमत हो, लेकिन फिलहाल की स्थिति तो यही बन रही है कि साधारण बहुमत या फिर 25 प्लस सहयोगियों के अलावा कुछ नए साथियों के साथ वो केंद्र की बागडोर संभाल लें। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ भी कहिए, लेकिन मोदी इस पूरे कैंपेन के दौरान जहां जहां बोले और जो बोले वो एक एक लाइन सबको याद हो गई। ये अलग बात है कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो कुछ अलग तरह से पेश आते हैं, अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन जब कैंपेन में होते हैं तो अलग ही तरह की जुबान वो बोलते हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि मजबूत सरकार बनाएंगे। राजीव गांधी के बाद सबसे मजबूत सरकार वो बनाने वाले हैं। ये जो है कि मोदी मांगे मोर, दिल मांगे मोर, और 4 चरण के बाद ये भी उन्होंने कह दिया कि सरकार तो हमारी बन गई, अब जो वोट देंगे आप वो मजबूत सरकार के लिए देंगे। तो शुरू यहीं से करते हैं विभाकर। जो मजबूत सरकार का उनका दावा है कि मजबूत सरकार बनाएंगे और 300 उन्होंने मांगे हैं, उसका आधार क्या है कि उनको ये मिल ही जाएंगे?
नहीं, ये उनका आधार तो उनका आकलन होगा और उनको ये लगता होगा कि जनमानस में कहीं ना कहीं पे सत्ता पक्ष जो भी था यहाँ पे पिछले 5 साल में नहीं कहता, वो 10 साल की बात कहते हैं कि 10 साल तक जो लोग भी सत्ता में थे उन्होंने उनकी नजर में देश का जो इतना बुरा किया, लोगों की जनता का ऐसा जो उन्होंने अच्छा, उनकी जिंदगी को उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, तो उन सबके गुस्से और नाराजगी का फायदा उनको मिलेगा। और उनकी बात में जो अभी तक कहते आ रहे थे, वो लगता था कि वो एक कोई भी चुनाव में उतरता है वो इस तरह की बातें करता है कि हमें तो मजबूती मिलेगी ही, लोग देंगे ही देंगे और मेरी ही बात चल रही, मैं ही जीतूंगा। आज उस पे एक बड़ा मोहर सा लगा, वो उनकी पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ से नहीं रहा, सत्ता पक्ष के बड़े चाणक्य अगर कहें राजनीति के, तो दिग्विजय सिंह के जुबान से अगर जब ये बात निकल के आती है कि देश में सत्ता पक्ष के खिलाफ जबरदस्त लहर है, तो वो कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं मोदी और उनके जो रणनीतिकार, उनकी बातों में दम दिखता है। लेकिन ये कहना कि राजीव गांधी के जाने के बाद सबसे मजबूत, स्ट्रांग और स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, फैसल आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या राजीव गांधी के उस 414 के आंकड़े के पार जाने वाला है मामला, या उससे कम रहने वाला है? और उतनी सीटें जुटाकर भी कहां 5 साल पूरी स्मूथली राजीव सरकार चला पाए थे? वीपी आ गए थे, बीच में बोफोर्स आ गया था। क्या ये स्ट्रांग और स्टेबल क्या नंबर से मुमकिन हो जाता है? देखिए दिनेश, जब हमने भी बात की थी नरेंद्र मोदी से, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमको राजीव गांधी के बाद सबसे ज्यादा मजबूत सरकार आएगी और इतना बहुमत किसी को नहीं मिला होगा जितना हमको मिलने वाला है। तो एक तो यह है कि उनका आकलन क्या है, इसमें कोई दम नहीं लगता है। दूसरी बात यह कि अगर सरकार के अस्थायित्व का बात करें कि कितनी स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे बड़ा कंडीशन है वो आंकड़े ही हैं, और अगर उनको 272 से ऊपर का आंकड़ा मिलता है तो उनकी सरकार स्टेबल होगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता। लेकिन क्या 272 भी आ रहा है? 414 तो बहुत बड़ी बात है, 414 से ऊपर लाना तो बड़ी बात है, लेकिन क्या 272 से ऊपर भी आ रहा है? दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह की जो बात कही जा रही है कि दिग्विजय सिंह ने आज ये बात कही है, तो इसमें मैं कोई चीज नई नहीं देख रहा हूं, इसलिए इससे पहले और भी कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए हैं और बातें कही हैं। एक दूसरी बात है कि बहुत स्वाभाविक है कि 10 साल की जो सरकार होती है, 5 साल में इनकमेंसी दिखती है दिनेश, तो 10 साल की जो सरकार होती है उसके खिलाफ एंटी इनकमेंसी ना हो, ये एक बहुत विचित्र स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने एक जो सही बात है उसको रियलाइज किया है। लेकिन इस बात को अगर आप पूरा उनका की बाइट देखें तो उन्होंने उनसे जब बार बार पूछा कि कितनी सीट आएगी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सीटों का अंदाजा नहीं कर सकता हूं। हम ये मान रहे हैं कि सीटों का अंदाजा नहीं कर सकते हैं का मतलब ये कि उनको बहुत कम सीट आएगी या बहुत ज्यादा होगी, दोनों स्थिति हो सकती है। अच्छा, लेकिन केंद्र में तो 10 साल हो गए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हम राज्य में देखते हैं कि हैट्रिक बकायदा कई राज्यों की सरकारों ने, उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही है और बीजेपी की सरकार हैट्रिक बनी है। लेकिन ये जो दिग्विजय वाली बात जो शुरू हुई, जो विभाकर कह रहे हैं, फैसल कह रहे हैं, ये दिग्विजय ने कहा कि हाँ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन ये नहीं कहा कि सत्ता विरोधी लहर का फायदा किसको होने जा रहा है। तो हम इसको ये क्या माना जाए कि सत्ता विरोधी लहर है, ये कह के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब मोदी जीत रहे हैं? नहीं, दिग्विजय सिंह ने जो ये कहा, वो कोई भी रियल पॉलिटिक का जो भी एक्सपर्ट है वो इस चीज को एडमिट करेगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और देश में जो माहौल गुस्से का दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गुस्से का माहौल दिख रहा है, तो वो कोई भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन उसको एक्सेप्ट करेगा और दिग्विजय सिंह ने वही किया है। लेकिन उसका फायदा किसको होगा ये तो अभी डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता है। और सारे के सारे कांग्रेस से नाराज वोट बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, ऐसे इंडिकेशंस भी हर जगह से नहीं मिल रहे हैं। कुछ तो जरूर जा रहे होंगे, बट सारे जा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। तो इस वजह से शायद उन्होंने सीटों के आकलन की बात को छोड़ ही दिया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये पता नहीं। लेकिन हाँ, उनको ये तो जरूर पता है कि कांग्रेस को कुछ नुकसान जरूर होने वाला है। बद्री साहब, इन दोनों बातों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह साहब का ये कहना कि सत्ता विरोधी लहर है और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये राजीव गांधी के बाद का ऐतिहासिक एक मैंडेट होने वाला है नंबर्स के हिसाब से। देखिए दिनेश, मुझे लगता है कि दिग्विजय जी का ये कहना वो तो एक आम बात है और सबको एहसास हो रहा है कि सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी प्रभाव है, लहर कितना है कहना मुश्किल है। दूसरा, इस चुनाव पर दूसरी जो बात है कि इतनी सीटें आ जाएंगी कि हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे राजीव गांधी की तरह या उसके बाद, इस पर सबको संदेह है। बहुत कम लोग हैं जिनको इस पर शायद विश्वास। उसका कारण है कि जो अभी उनके सपने या उनकी उम्मीद को जो सच होना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के वोटों पर होना है। और वहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी का अभी से ही शुरू हो गया, क्योंकि ये जाति का इतना ज्यादा यहां पर अभी भी जकड़न है या जो भी कहें, या प्रोग्रेसिव रोल है जाति का,
कि जाति के आधार पर वोट दिए जा रहे हैं। अभी जो पिछले में जो चुनाव हुए और अभी जो होने जा रहे हैं, इन सब जगह पर जाति की चक्री चल रही है और उस चक्री में मुझे नहीं लगता कि इनके वो सपने पूरे हो पाएंगे, क्योंकि यहां वो अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वो 220 भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा दिनेश। तो ये मुझे लगता है कि ये समझना होगा कि भारतीय समाज सिर्फ लहरों पर नहीं चला करती, उसके अपनी लेकिन बताइए, तो आपने जो मतलब जीत से पहले एंटी इनकम्बेंसी शुरू करवा दी। मेरे ख्याल से शायद आप कुछ बैकलैश कहना चाह रहे हैं कि ये है कि उन्होंने अपनी जाति का कार्ड खेल दिया। बहरहाल अरविंद, ये जो एक ऐतिहासिक भारतीय लोकतंत्र के चुनावी इतिहास में हम देखें तो 404 का आंकड़ा जो राजीव गांधी को मिला था वो ऐतिहासिक था। उससे पहले नहीं देखा, उससे बाद नहीं देखा, और उसकी वजह भी ऐतिहासिक थी कि पहली बार एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी की। तो वो एक सहानुभूति जैसी लहर थी। उस लहर का इस लहर से कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन ये बात भी कहना कि उसके बाद की सबसे मजबूत सरकार वो बनाएंगे, आपको क्या लगता है कि उसके बाद की मजबूत सरकार कहां तक के आंकड़े की बात मोदी के दिमाग में है? देखिए, मजबूत सरकार के लिए 414 की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन करने के लिए उसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन जहां तक मजबूत सरकार का सवाल है, अगर 272 या उससे ज्यादा आते हैं तो मेरा मानना है वो उतनी मजबूत होगी जितना 400 या 450 की सरकार होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं बीजेपी के दिमाग में और नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में यह स्पष्ट है कि उनको 272 का आंकड़ा चाहिए। जो आंकलन दिखाई पड़ रहा है इस समय, उससे लगता यह है कि उनको निश्चित तौर पर 240 जरूर मिलने जा रहा है और लगभग 30 इंडिपेंडेंट होंगे, फिर वाईएसआर और दूसरे सहयोगियों को मिलाकर के एक मजबूत सरकार बनाने की संभावना निश्चित तौर पर दिख रही है। भले वो प्री पोल अलायंस के आधार पर 272 हो या पोस्ट पोल अलायंस के आधार पर हो, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत सरकार बना पाएंगे। शेयर मार्केट भी आज जो इंडिकेट कर रहा है, ये कहा जाता है कि वो बैरोमीटर है इस तरीके के इवेंट्स को रीड करने का, वो इंडिकेट कर रहा है कि मोदी की और एक मजबूत सरकार आ रही है। ये क्या विभाकर साहब, लालू यादव जब बिहार के चुनाव में वो हुआ जिसको लालू को अंदेशा था, उनसे पूछा गया कि आप फिर क्यों कह रहे थे कि आपको तो इतनी सारी सीटें आने वाली हैं? उन्होंने कहा तो क्या करें, इलेक्शन से पहले ये कह दें कि कुछ नहीं आ रहा। तो क्या ये सीटों का प्रोजेक्शन इलेक्शंस के पहले, इसको कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखिए, राजनेता आमतौर पे कभी सीटों के बारे में साफ साफ नहीं बोलते हैं कि मुझको इतनी सीटें आएंगी। वो कहते हैं कि हमें बहुमत की सरकार मिलेगी, और यही चीज उन्होंने कही है। मैं आपको, जब वो कहते हैं कि राजीव गांधी के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा मजबूत सरकार हम देंगे, उसमें आंकड़ों का हिसाब ही सिर्फ नहीं है। 414 का वो दावा नहीं करते, दरअसल 84 के बाद की बात कर रहे हैं। 84 के बाद 89 से आप जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें कोई भी दल या प्री पोल अलायंस वाले गठबंधन, उन्होंने कभी भी 272 का आंकड़ा नहीं पाया है। ये पहली एक बुनियादी सच्चाई है। दूसरा, जो वो कहते हैं कि मजबूत सरकार देंगे, अगर आप उस समय से देखेंगे, एक कहीं ना कहीं पे गवर्नेंस के मामले में, स्थायित्व के मामले में आपने कमियां दिखी। 1989 का आपका सामने उदाहरण है। 1989 से 1991 के चुनाव के बीच में हमें 2 प्रधानमंत्री मिलते हैं, वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर जी। 1991 में जरूर एक स्थायी सरकार के तौर पे 5 साल तक नरसिम्हा राव साहब चलाते हैं, लेकिन आपने उसमें देखा कि पहली बार भ्रष्टाचार की एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अच्छी मिली, लेकिन भ्रष्टाचार का 2 तरीके से मिला। एक जेएमएम ब्राइबरी कांड, जो आपको, हमें सब किसी को मालूम है, वहां से शुरुआत हुई। फिर यूनाइटेड फ्रंट के 2 आपको प्रधानमंत्री मिलते हैं। उसके बाद बिना 200 का आंकड़ा पार किए हुए 6 एक सिंगल पार्टी या प्री पोल अलायंस के आधार पे 15 साल, 16 साल, 1900 अगर मैं 98 से जोड़ूं, 16 साल तक हमारे पास सरकारें चली हैं, लेकिन सिर्फ जोड़ तोड़, ब्लैकमेल, और उसमें जिस देश का नुकसान हुआ है, जहां पे आपके पॉलिसी पैरालिसिस की बात होती है, जो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम फैसले इसलिए नहीं ले पाते कि हमारे पास अलाइज का दबाव होता है, तो उस संदर्भ में उनकी ये बात कही हुई है कि हम एक मजबूत सशक्त सरकार देने की स्थिति में होंगे। मैं नंबर पे जाना नहीं चाहता कि 220 पे रुकते हैं कि 240 पे रुकते हैं, वो हर किसी का अपना आकलन होता है। मेरा आकलन कहता है कि वो निश्चित तौर से, लेकिन 272 अगर पार कर जाते हैं तो उसे हम मजबूत मान सकते हैं, और वो हम मान सकते हैं वैसे। लेकिन यहाँ
एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, इन्होंने जो 84 के बाद का हवाला दिया है, तो हम ये चीज भूल रहे हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज है, उनका उदय ही पोस्ट 84 पीरियड में हुआ है, और उसके बाद से किसी भी पार्टी को इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलने की वजह उन क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व रहा है। तो हम अब उन क्षेत्रीय पार्टी, वो रियलिटी है, दे बिकम अ रियलिटी। तो शायद इसीलिए 272 को रियलिटी मान सकते हैं, 400 को रियलिटी नहीं मान सकते हैं। 272 रियलिटी है, उसकी बात नहीं, लेकिन ये दो तरह की बातें समझ में आ नहीं रही हैं अरविंद साहब। एक तो ये कहा जा रहा है कि राजीव गांधी के वक्त जैसी स्थायित्व, मतलब उसके बाद की स्टेबल गवर्नमेंट हम देने वाले हैं। मतलब ये कि 5 साल सरकार चला लेने का नाम ही क्या स्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी तो फिर यूपीए सरकार ने 10 साल तक दी है। क्या फिगर्स, नंबर्स का ले आना स्ट्रेंथ है? तो राजीव गांधी जैसा स्ट्रेंथ तो वो ऐतिहासिक थी 414। तो फिर ये असल में मजबूती किस तरह की है? क्या बात है, वो कौन सा फैक्टर है जिससे मजबूती डिटर्मिनेट होती है, और वो कैसे मोदी दे पाएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। ये सिर्फ नंबर से मजबूती आएगी? 10 साल में हमने बहुत मजबूती देख ली, सारे नंबर्स होते हुए भी कोई निर्णय नहीं मिला। और जैसा विभाकर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं मोदी का एम्फेसिस एक अच्छी सरकार पर है जो गवर्नेंस देगी। और मुझे लगता है अगर गवर्नेंस देगी तो सपोर्ट किसी के लिए भी विड्रॉ करना आसान नहीं होगा। लेकिन जो बात पूर्णिमा कह रही है वो भी बिल्कुल सही है कि 84 के बाद का जो हिंदुस्तान है उसकी जमीन बदल चुकी है, और जो लोकल छत्रप है उनकी बहुत महत्ता है। लेकिन शायद ये इलेक्शन कुछ हद तक, कुछ खास एरियाज में उन छत्रप की जो महत्ता है उसको थोड़ा कम होते हुए देखेंगे, लेकिन उनकी महत्ता है और आगे भी बनी रहने वाली है। तो मोटे तौर पर जब मोदी कह रहे हैं मजबूत सरकार, उनका इंडिकेशन एक फंक्शनल गवर्नमेंट से है जो देश को अच्छी सरकार दे सके और पॉलिसी। मजबूत सरकार नंबर से नहीं होती, पॉलिसी वहां चलनी चाहिए, और सिर्फ नंबर नहीं, सबको साथ तभी लेके चल सकते हैं जब अपनी स्थिति मजबूत हो। बद्री, हमने खुद ये देखा यूपीए 1 और यूपीए 2 के बारे में कि पहले कम सीटें आई, 145 आई, उसके बाद 206 हो जाती हैं। उसके बाद पॉलिसी पैरालिसिस का जो दौर है वो शुरू होता है। उसके बाद हर बार कहा जाता है कि ये हो गया क्योंकि हमें पता ही नहीं था, एलाइज का प्रेशर था, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब सिर्फ नंबर नहीं है। और अब जो मोदी जो बात कर रहे हैं मजबूत सरकार की, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एक एक एमपी उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो मजबूत सरकार को जो एक रीडिफाइन कर रहे हैं, तो हमें मानना चाहिए कि वो मजबूत सरकार दे देंगे, भले ही 240 भी आए। देखिए, मजबूत सरकार की इतनी चाह क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि सबसे मजबूत सरकार पीवी नरसिम्हा राव की इतनी अच्छी सरकार चली नहीं, वो मजबूत सरकार कैसे कहेंगे आप? मजबूत सरकार, मजबूर कह रहे हैं आप, बहुत मजबूत सरकार हो सकता है उतनी बेहतर ना करे। तो एक तो मजबूती की चाह क्यों? दूसरा जो प्रश्न उठता है कि मजबूत बनाने के लिए पॉलिटिक्स को जो हम कहते हैं नेगोशिएशन का आर्ट है, तो नेगोशिएशन का आर्ट की संभावना हमेशा खुली होनी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो जो भी सरकार आएगी वो एक ऐसे अधिनायक वाली रास्ते की तरफ भी जा सकती है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए डर रहा हूं आपके चैनल पर, क्योंकि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऑथोरिटेरियन सरकार भी आ सकती है। मजबूर सरकार बेहतर होती है कांसीराम जी के शब्दों में। तो हमें ये देखना है कि मजबूत सरकार को रीडिफाइन करना एक अलग चीज है कि ठीक है, सब हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, हर को हम सम्मान देंगे, लेकिन पहले ये सारे जो सपने हैं ये 16 के बाद ही तो सच होंगे कि क्या होने जा रहे हैं। अभी से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, हल्का ये स्थिति है। बद्री साहब, सबसे पहले तो ये कि कल की बात को अन्यथा और बहुत ज्यादा दूर तक न ले जाएं। आतंक जैसे शब्द के इस्तेमाल के लिए मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया था, तो इसमें डरने और शब्द के इस्तेमाल करने जैसी कोई बात नहीं है। अधिनायकवाद आप शब्द का इस्तेमाल करें, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो आतंक जैसे शब्द की परिधि में आता हो, और उसको भी अन्यथा ना लें। वो एक बड़ा विनम्र निवेदन था। फिर भी अगर आप समझते हैं कि वही एप्ट है तो आप वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल जगदीश उपासने साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश साहब, दावा नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू में ये है कि वो मैंडेट के हिसाब से राजीव गांधी वाले मैंडेट के बाद एक इतिहास रचने वाला मैंडेट उनके पास आने वाला है। देखिए, मुझे लगता है ये दावा तो उनका अपनी पार्टी का मोराल बूस्ट करने के लिए, और उनको जो समर्थन दे है उनकी पार्टी के अलावा जो लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक तरह का क्रेज मोदी को लेकर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। मुझे वो दीवानगी का शब्द मैं उसके लिए ज्यादा ठीक समझता हूं। तो वो उनको एक मोरल बूस्टिंग तो है, लेकिन ये आत्मविश्वास मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी का जो ये कॉन्फिडेंस है वो उन्हें उनकी सभाओं से मिल रहा है।
जो सभाओं में जिस तरह का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उनको मिलता है और जिस तरह वो जो इंटरेक्टिव सेशन चलाते हैं अपनी सभाओं में और उसमें लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे ये आत्मविश्वास मिल रहा है। ये दोनों फैक्टर है, एक तो मॉरल बूस्टिंग भी है, दूसरा एक कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि वो अपने बूते भाजपा और एनडीए को उस ताकत में ले आएंगे कि वो एक ठीक ठाक सरकार चला सके। लेकिन उसके साथ ही अगर आप दूसरी बात भी सोचें कि भाजपा के नेताओं ने और मोदी ने भी कल ये इशारा दिया है कि भाई चुनाव की गर्मी में तो बहुत सारी बातें कही जाती है, चुनाव के बाद देश चलाना है और देश चलाने के लिए मैं सबका समर्थन जी, हम उस पे आएंगे। एक्चुअली कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम उस पे आने वाले हैं, लेकिन अभी जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई ये झूठा कॉन्फिडेंस है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए वो जो जिस रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे हैं, कोई भी राजनेता या हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो जमीन पर जो रियलिटी है उसको जो उसकी नब्ज सही पकड़ पाए वही राजनेता होता है। और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कॉन्फिडेंस पे हम लोगों को मेरे ख्याल से सवाल नहीं। उसके साथ एक बात और है, माने सिर्फ ये सभाओं का जो रिएक्शन उनको मिलता है वो भी नहीं है, वो एक फैक्टर तो है, लेकिन दूसरा एक फैक्टर भी है। वो फैक्टर ये है कि भाजपा और एनडीए ने दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है उन इलाकों में जहां पर जाति प्रमुख है, जहां पर कोई समुदाय प्रमुख है, उसका बराबर ध्यान रखा है, उसको इग्नोर नहीं किया। आप ये नहीं कह सकते कि जो ग्राउंड रियलिटीज है, भारतीय राजनीति की जो वास्तविकताएं हैं, उनको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ मोदी फैक्टर। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है ना जगदीश साहब। इसके पहले क्या विभाकर साहब, ठीक है उस समय एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ये भी तो देखिए कि नहीं लग रहा था कि जो प्रत्याशा है उसके इतने विपरीत नतीजे आएंगे 2004 में जो दिख रहा था। क्या उससे ऐन उलट चीजें सामने नहीं आई थी? नहीं, हमारा आकलन गलत हो सकता है, उन राजनेताओं का आकलन गलत हो सकता है, लेकिन उसमें एक जो बड़ी जो बात थी वो उनका आकलन ही गलत था। जो शेड्यूल टाइम था जब होने का, उन्हें लगा कि हम कुछ बहुत अच्छी, चूंकि जो राज्य 4 राज्यों के उस समय चुनाव हुए थे और उन्होंने उनकी सरकार आई थी जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल थे, तो उससे उनको अंदर से आत्मविश्वास हुआ कि ये हो जाना चाहिए। और प्रमोद महाजन उस समय इन सारी चीजों के करता धरता हुआ करते थे, उनके एडवाइस पे ये पहले किया गया। लेकिन लोगों के मन में वो जो कुछ भी आपने अचीव किया, शायद आपने उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए। 5 महीने का डिफरेंस था जी, 5 महीने बहुत होता है, वही बात कह रहे हैं। 5 महीने बहुत होता है। 4 दिन की राजनीति में 24 घंटे का फर्क हो जाता है मैडम, ऊपर से नीचे चीजें बदल जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूं कि इस बार अगर आपको लगता है कि ये आत्मविश्वास क्यों आ रहा है या संभावना क्यों लग रही है, जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा था कि जो 84 के बाद की जो मैंने बात कही कि जितने भी मजबूत क्षत्रप हैं उनका उदय हुआ और वो पावरफुल हुए वहां पे। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए, इस पर अधिकांश के लिए, वो सारे के सारे पिछले 10 सालों में इसी सत्ता पक्ष के साथ किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े दिखे। और अगर वो नाराजगी इस सत्ता पक्ष के खिलाफ है तो उसमें वो भी शामिल हैं, और यही कारण जिसकी तरफ शायद इस तरह ना देखता हूं, क्योंकि मोस्टली जब इससे पहले अलग हो जाते हैं तो सत्ता पक्ष के ऊपर ही, सारी कांग्रेस के ऊपर ही ज्यादातर चली जाती है। मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो विभाकर कह रहे हैं कि ये सारे जो क्षत्रप हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए थे, तो लालू प्रसाद यादव भी जुड़े हुए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनका राइज हो रहा है। तो इसलिए ये फिलॉसफी गलत हो सकती है कि उनके साथ जुड़े हुए थे। एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस की है उससे वो भी प्रभावित होंगे। आप देखिए क्या हो रहा है सारे नहीं, इसलिए विभाकर कि हम लोग अभी तक जितनी बात कर रहे हैं सिर्फ आंकलन पे ही कर रहे हैं, और सारे आंकलन ये बता रहे हैं कि लालू कहीं ना कहीं उनकी राइज हुई है। जैसे अगर हम ये मान रहे हैं कि मोदी जी की राइज हुई है, मोदी जी को 400 सीट मिलेगी, वो भी आकलन है, किसी के पास लिखी हुई सर्टिफिकेट नहीं, आकलन नहीं होता है, आकलन नहीं है। दूसरी बात ये कि जब आपने कहा कि 4 महीने पहले इलेक्शन करवा दिया इसलिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे और दूसरी जगहों पे चुनाव हुए थे, उसी तरह की स्थिति अभी भी हुई है कि 3-4 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां कांग्रेस स्वीप की है, बीजेपी स्वीप की है। तो ये माना जा रहा है उसकी एक हवा बनी हुई है कि उसी के प्रभाव में शायद इस चुनाव में भी उसी तरह का नतीजा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। और एकदम देख लीजिए जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि कहीं किसी भी बात का कोई थंब रूल नहीं है? कोई थंब रूल नहीं। क्या नरेंद्र मोदी के इस दावे में दम है कि वो देश की अब तक की सबसे मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं? जनता ने ये कहा। हम लोग को जब जो बोल रहे हैं वो एक बार हम लोग को विश्वास करना चाहिए। हम लोगों ने सबको तो देख लिया, कांग्रेस का अमल में हम लोगों ने देखा कितने स्कैम हुए हैं, कितने स्कैम हुए हैं। इतना स्कैम तो कभी नहीं हुए, तो एक बार उनको हमको चांस देकर देखने में हर्जा क्या है? वो बोलते कि हम डेवलपमेंट करेंगे, पर वो स्पेसिफाई नहीं करते कि क्या डेवलपमेंट, किस अरीना में डेवलपमेंट। एक प्रॉपर, जैसे इवन डेटा अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजों में डेटा थोड़ा सा ऑल्टर्ड है,
डेटा स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट द रियल सिनेरियो इज। जैसे कि विमेन नरिशमेंट, इन चीजों में गुजरात का जो डेटा दिया है बीजेपी ने फॉर मोदी सपोर्ट, वो थोड़ा सा ऑल्टर्ड है, थोड़ा फॉल्टी है। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट एवरी एरिया में होना थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है। 1000 में मुझे लगता है दम है और वो करेंगे, बिकॉज गुजरात के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये मेरी अपनी फीलिंग्स है और जनता, जैसा कि फ्रेंड सर्किल है, सब लोगों की यही सोच है। हम लोग जो बातचीत वगैरह करते हैं तो सब उनके सपोर्ट में ही है। रेत की पहाड़ है, रेत की बुनियाद है, रेत का महल बना रहे हैं मोदी जी। रेत का ये काफी है, यहाँ बाबा भोलेनाथ की नगरी है। इन लोगों ने धार्मिक पतन कर दिया है। हमारे यहाँ काशी के राजा महाराजा जो हैं, काशी नरेश, जब वो भी आते हैं तो यहाँ हर हर महादेव लगता है। और ये मोदी जी हर हर मोदी लगा रहे हैं। काशी का हर जनता आहत है, धार्मिक पतन किया है इन लोगों ने। आजकल जो चल रहा है, सब पार्टी उसका पीछे लग गया। इसका कोई कारण हम अभी तक ढूंढ के नहीं पा रहा। ठीक है, इसलिए हमको दावा है कि अभी इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जीतेगा। हाँ, कहीं ना कहीं है। आफ्टर सीइंग द गुजरात थिंग, ओके, पॉसिबल है। एंड राइट नाउ इट्स द बेस्ट ऑप्शन। लाइक इफ वी सी कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बेस्ट है। आई वुडंट से कि सबसे अच्छा है, बट आई होप कि गुजरात का डेवलपमेंट जो भी हुआ उससे वो कुछ सीख ले, कुछ उन्हें पता चले वहाँ पे क्या फॉल्ट है। गुजरात में जो देख रहा हूँ, हम गुजरात में 14 साल हो गए, उस हिसाब से मुझे लग रहा है होना चाहिए। भारत में एक मजबूत सरकार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को नहीं जरूरत है। कोई कुछ नहीं कह सकता भैया इस विषय में, तो सब अपना अपना राय देता है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपकी राय में क्या है? हो सकता है, एक बार चांस दे सकते हैं। तो मोदी दावा भी कर रहे हैं कि मजबूत सरकार बनेगी और भारी बहुमत से उनकी सरकार बनेगी, और दूसरी तरफ मोदी ये भी कह रहे हैं, अपने एक खास इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि जो कैंपेन की गर्मी में कह दिया जाता है उसके मायने अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद की रणनीति अलग होती है। बाकायदा नाम लेके उन्होंने मायावती, ममता और जयललिता के लिए कहा कि हमारे दरवाजे खुले, उनसे बात हो सकती है। ये अलग बात है। क्या मंच से इस समय जो कहा जा रहा है उसको ये समझा जाए कि ये यूं ही कहा जा रहा है? नहीं, वो आम लोगों के कंजम्पशन के लिए, और दूसरे जो खास लोग हैं जिनसे वो टेलीविजन के जरिए कहना चाहते हैं, वो उनमें उनके तेवर ही बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब आम लोगों के कंजम्पशन के लिए जो है उसमें दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। वो ताली बजाने वाली जनता के लिए जो कहना होता है वो वहां कह के आते हैं, और ये मोदी के बारे में नहीं, ये सभी नेताओं के बारे में हम देखते हैं। बहरहाल मोदी ये कह रहे हैं जबकि नाम लेकर, और उसके तुरंत बाद अगर मायावती और ममता इसको सिरे से खारिज कर देती हैं तो क्या मायने हैं, मोदी के कहने के क्या मायने हैं, और क्या उसके बाद भी रणनीति बदल सकती है? देख के बाद चर्चा करेंगे।